Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we will discuss the topic framing of issues under order 14 of CPC. So आज का हमारा ये टॉपिक है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़. अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की वही एग्जैक्ट सेम पोजीशन होती है जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की होती है. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो होते हैं सबसे पहला स्टेप होता है. इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप व्हेन सिविल ट्रायल स्टार्ट्स. सो फ्रेमिंग ऑफ इशू जो होते हैं उसका सबसे पहला स्टेप होता है. अब अंडर ऑर्डर 14 ऑफ CPC issues are to be framed. Issues under order 14 of CPC issues are to be raised when a material proposition. So under order 14 issues are to be raised when a material proposition is denied so issues are to be raised when a material proposition is affirmed by one party. एक पार्टी कहती है ऐसा हुआ था, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है. अच्छा, मटेरियल प्रोपोजिशन ये मैंने आपको बताना भूल गई कि मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. सो क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में? इश्यूज जब फ्रेम होते हैं जबकि कोई भी मटेरियल प्रोपोजिशन आपके मुकदमे में जो है ऑफ फैक्ट एंड लॉ, एक पार्टी कहती है कि ऐसा हुआ था, दूसरी पार्टी कहती है ऐसा नहीं हुआ था, तब इश्यूज फ्रेम होते हैं. अच्छा, टू काइंड्स ऑफ इश्यूज होते हैं आपके. There are two kinds of issues. I will explain them to you. Two kinds ऑफ इश्यूज होते हैं. जैसे मैंने कहा कि कोई मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ. सो एक हो गई मटेरियल प्रोपोजिशन इशू, एक हो गई फैक्ट की और एक हो गई लॉ की. अच्छा, अब फैक्ट की मटेरियल प्रोपोजिशन कौन सी होगी? और फैक्ट की जो मटेरियल प्रोपोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा मैंने अपनी फ्रेंड बी को कहा, हमना ने अपनी फ्रेंड बी को कहा, चलो ज़ारा को कह दिया, ज़ारा को कहा कि मैं हमना जो है ज़ारा को 500 ड्रेसेस देगी और ज़ारा उसके बदले में हमना को क्या देगी? पैसे देगी. कितने पैसे देगी? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़. सो हमना और ज़ारा के बीच में एक agreement हो गया. हमना will pay 500 हमना will provide 500 dresses to Zara and Zara will pay her in return because it's a contract. तो उसकी consideration होगी 1 लाख रुपीज़. अब इस सिनेरियो में Zara कहती है हाँ ऐसा हुआ था, हमना ने कहा 500 ड्रेसेस हुआ था. Zara said yes that happened and 500 ड्रेसेस का तो प्रॉमिस हुआ था, but I never promised her to pay 1 lakh rupees. So what is this now? There is a dispute of the material proposition of fact. Material proposition जो कि fact का में dispute आ रहा है. यहाँ पे आपका fact में dispute आ रहा है. इस scenario में ये आपका एक issue बन गया. This has become what? Because it has been denied by accepted by one party and denied by the other party. Hamna has accepted and Zara has denied it. This has become a conflict. Now जहाँ पे कोई इशू है ही नहीं और देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है. मैं आपको बता रही थी कि 2 काइंड्स ऑफ इश्यूज होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ. जहाँ पे हमना हैज़ टू प्रोवाइड ड्रेसेस टू ज़ारा हैज़ बीन एक्सेप्टेड, दैट इज एक्सेप्टेड, बट पेमेंट 1 लाख नहीं थी, उसने प्रॉब्लम कहा होगा 80,000 थी. तो दैट इज ये सबसे पहले जो हो गया वेदर payment was 80,000 or 1 lakh rupees, that is a issue of fact. So fact is maintained by one party. हमने ने कहा नहीं 1 लाख है, उसने कहा नहीं 80,000. The fact is maintained by one party and controverted by Zara. So fact हमने मेंटेन किया 1 लाख रुपीज़ था, Zara कहती है नहीं 1 नहीं था 80,000 था.
तो दैट वॉज कॉन्ट्रोवर्टेड बाय सारा. सो दिस इज अ फैक्ट, सॉरी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ मटीरियल फैक्ट. ठीक है, अब आपका आ गया लॉ का. ठीक है, इश्यूज ऑन लॉ जो हो जाते हैं वो आपके हो सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन के. ज्यूरिसडिक्शन हो गई, या फिर टाइम लिमिटेशन की बात आ जाती है. सो इश्यूज इन लॉ हो सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन के या फिर टाइम बार्ड लिमिटेशन वगैरह. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एग्जांपल्स होती हैं इशू ऑफ लॉ. सो इशू ऑफ लॉ विल बी, फर्स्ट इशू ऑफ लॉ विल बी डिसाइडेड वेदर दे, अच्छा जहाँ पे कोई मसला है इन दोनों चीज़ों में, टाइम बार्ड भी और ज्यूरिसडिक्शन भी, तो सबसे पहले क्या डिसाइड होगा? पहले डिसाइड होगा ज्यूरिसडिक्शन. सो पहले मैटर जो है इशू ऑफ लॉ, ज्यूरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड. नाउ मटीरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज आर टू बी फ्रेम्ड. अब कहाँ कहाँ से इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं, कोर्ट कहाँ कहाँ से उन इश्यूज को ले सकता है, चीज़ें ले सकता है, स्टेटमेंट्स ले सकता है, वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं वेयर इश्यूज कैन बी फ्रेम फ्रॉम. सो पहला आपका हो गया एलिगेशंस और एनी स्टेटमेंट्स मेड ऑन ओथ. ओथ पे जो भी आप स्टेटमेंट्स वगैरह देते हो वो जो है आपकी उस स्टेटमेंट्स या उस एलिगेशंस के ऊपर आपकी ये इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं. नंबर 2 इज एलिगेशंस मेड इन प्लीडिंग. नंबर 3 कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. सो कोर्ट में ऑल्सो फ्रेम इश्यूज ऑन द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. सो जो डॉक्यूमेंट होगा उसके कंटेंट्स पे भी इशू फ्रेम हो सकते हैं. नंबर 4 इज issues can be framed on oral examination of parties. So oral examination of parties में भी issues frame हो सकते हैं. And number 5 is on the basis of oral objection. So last is on the basis of oral objection. इसका order 14 rule 15 क्या कहता है? order 14 rule 15 की जो application है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि यूज होती है तब जब टू स्ट्राइक आउट, फॉर स्ट्राइकिंग आउट wrongfully framed issues. So a person can always file an application in case he thinks that the framing of issues was for striking out the wrongfully, the framing of issues were wrongfully done. So strike out wrongfully framed issues, उस सिनेरियो में ये एप्लीकेशन हो सकती है. नंबर 2 ऑल्टरेशन ऑफ इश्यूज के, उसको इश्यूज है डिफरेंट लगा हो फैक्चुअली या इश्यूज ऑफ लॉ में. नंबर 3 अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज हो सकती है. और नंबर 4 एडिशन ऑफ इश्यूज. सो स्ट्राइकिंग आउट wrongfully framed issues, ऑल्टरेशन ऑफ इश्यूज, अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज, एडिशन ऑफ इश्यूज, ये एप्लीकेशन 14 रूल 15 के अंडर इन चीज़ों के लिए यूज होती है. अच्छा, एट एनी टाइम द कोर्ट कैन, एट एनी टाइम ये कभी भी हो सकता है बिफोर अ जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड. सो इट कैन बी डन एनी टाइम अ जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड.